गुड आफ्टरनून बच्चों। एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वो कल अधूरा रह गया था, आज उसे पूरा करते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं। देन फिर आगे की अगर टाइम बचा तो सिंगुलर सेंस भी पढ़ेंगे। आज पढ़ क्या रहे थे नमन भैया? हम स्टैट्स का मीनिंग पढ़ रहे थे प्लूरल सेंस में, और उसकी मैंने अभी डेफिनेशन तो नहीं कराई, लेकिन फीचर्स करा रहा था मैं। नमन भैया ऐसा क्यों? बिकॉज फीचर्स का कनेक्शन किससे है? डेफिनेशन से। तुम्हें अगर फीचर समझ में आ गए तो डेफिनेशन को समझ में आने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी, और अगर मैं पहले ही डेफिनेशन कराने बैठूंगा तो फिर डेफिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और अदरवाइज वैसे तो क्या तो कराना ही है, फीचर्स तो पढ़ाने ही है। चीजें कम समझ में आएगी। नमन भैया हमें कुछ नहीं समझ में आता, तुम पता नहीं कैसे कराते हो, कभी ये वाला कराते हो कभी वो वाला। बेटा ट्रस्ट करो भी, ठीक है ना? जैसे करा रहा हूँ वैसे कर लो, है ना? मैं भी कुछ सोच समझ के करा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं वैसे किए जा रहा हूँ। हाँ जी, तो फीचर्स पढ़ रहे थे हम किसके? स्टैट्स के प्लूरल सेंस में। और अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो पहला फीचर होता है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैट्स को हम सिस्टमैटिक मैनर में क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। बिकॉज अनसिस्टमैटिक मैनर में करोगे तो उसकी यूजफुलनेस, उसकी रेलिवेंसी रह ही नहीं जानेगी। तो दैट्स वाई हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच से क्या करते हैं? स्टैट्स को, डेटा को, नंबर्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। दूसरा बात करी थी कि सिंगल नंबर क्या नहीं होता, स्टैट्स नहीं कहलाता। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या कहलाता है? स्टैट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स स्टैट्स कहलाता है। और फैक्ट भी ऐसा हो जो क्वांटिफिएबल हो। जो कैसा हो? क्वांटिफिएबल, यानी कि हम उसे नंबर्स में क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ही वो क्या है? स्टैट्स है। ये हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मैं बोल चुका हूं कि वो जो फैक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो जो फैक्ट्स है वो नंबर में एक्सप्रेस किए जा सकते हो। तो स्टैट्स कैसी होती है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। नेक्स्ट है, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी तो पूरी जान भी निकाल के रख दोगे तब भी नहीं होगी। स्टैट्स में नहीं होती इतनी एक्यूरेसी जितनी मैथमेटिक्स में और अकाउंटेंसी में होती है। लेकिन फिर भी आप आपके माइंड में लेके चलोगे कि मेरे को इतने हद तक काम करना है, मेरे को 95% तक काम करना है, मेरे को 90% तक काम करना है, ठीक है ना? तो ये पहले ही इतनी एक्यूरेसी आपके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे को जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा उनके अंदर एक्यूरेसी कितनी होगी, वो आपके माइंड में रहती है पहले ही। 100% तो नहीं हो सकती। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं स्टैट्स, तो उसमें हमारे पास क्या रहती है? एक रीजनेबल एक्यूरेसी रहती है कि भाई हम इतना करेंगे काम, ठीक है ना? तो वो चीज है। इसमें मैंने काफी सारे एग्जांपल दिए थे बच्चों आपको। नेक्स्ट है, और आज का नया पॉइंट है, नया फीचर है, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कह रहे जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स मतलब स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तुम समझो प्लूरल सेंस में स्टैट्स को नंबर बोल रहे हैं। अभी देखो, मैं चाहते हुए भी तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं शुरू में ही बोल दूं कि स्टैट्स का मतलब नंबर होता है तो शायद थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रह जाए, लेकिन अब बार बार चीजें निकल के यही आ रही है कि स्टैट्स जो होती है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ, उसमें क्या रहता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज रहता है, लेकिन वो मल्टीपल कॉज से क्या होती है? अफेक्ट होती है। तो स्टैट्स क्या है? नंबर। नंबर वो जो है ना, नंबर जो हमने कलेक्ट करने हैं, वो नंबर्स ना बहुत सारे फैक्टर से, बहुत सारे कॉजेस से क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। अरे जैसे डिमांड है बेटा, डिमांड, तो डिमांड को अफेक्ट करने वाला कोई एक फैक्टर होता है? बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बहुत सारे फैक्टर, खुद का प्राइस भी होता है और अदर फैक्टर भी होते हैं, यानी कि पी एक्स पी आर वाई टी ई। और फिर अगर मार्केट की बात करें तो पी एच डी ई भी होते हैं। क्या होते हैं? तो डिमांड के, अगर हमें नंबर, क्वांटिटी डिमांडेड के नंबर कलेक्ट करने हैं हमें, तो मुझे बताओ वो जो क्वांटिटी डिमांडेड के नंबर है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। तो यही तो स्टैट्स है। स्टैट्स कह रही है कि जो नंबर्स आप कलेक्ट करते हो वो बहुत सारे फैक्टर से क्या होती है? अफेक्ट होती है। वो नंबर्स बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैट्स में उसे बोल रहे हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कि कॉजेज का मतलब फैक्टर्स और मल्टीप्लिसिटी मतलब बहुत सारे। अफेक्टेड बाय, कौन अफेक्टेड बाय? स्टैट्स। स्टैट इज अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो स्टैट्स होती है वो बहुत सारे कॉजेज से, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो जाती है। देखते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ
फैक्टर्स। जो न्यूमेरिकल फिगर्स होती है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। इट इज नॉट एन इजी जॉब टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर सेपरेटली बाय इग्नोरिंग अदर फैक्टर। मतलब जैसे हम सिंपल कोरिलेशन पढ़ते हैं ना, ये कह रहे हैं कि पार्शियल, एक तो सिंपल कोरिलेशन होता है। सिंपल कोरिलेशन में हम दो के बीच में स्टडी करते हैं, दो फैक्टर के बीच में जो चीज है, जैसे मान ली डिमांड है और प्राइस है। लेकिन एक पार्शियल होता है कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है कि अदर को तो हम क्या रख लेते हैं और दो के बीच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या ये लाइन या ये बुलेट ये नहीं कहना चाह रहा है कि पार्शियल की स्टडी करना बहुत टिपिकल है, कि जहां पे तुम ये कह रहे हो कि इस चीज के ऊपर बस इस चीज की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, बाकी सबको तुमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। क्या ये लाइन तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड की याद दिलाती है? क्या ये लाइन तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड की याद दिलाती है? हाँ भाई, लॉ ऑफ डिमांड भी तो ये बोलता है। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड? कि प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और प्राइस अगर कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो कह रहा है कि तुम डिमांड के ऊपर फर्क ले रहे हो, खाली किसका, प्राइस का, जबकि डिमांड तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर से क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो ये वही तो कह रहा है कि ये कोई इजी जॉब नहीं है कि आप स्टडी कर पाओ किन्हीं नंबर्स को, है ना, और द इफेक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर सेपरेटली बाय इग्नोरिंग अदर फैक्टर, कि किसी एक वेरिएबल पे किसी एक फैक्टर का इंपैक्ट तो देख के पढ़ रहे हो आप, बाकी सबको क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो, साइलेंट मान लो, या उन्हें इग्नोर कर दो, और बस इन दोनों के बीच में स्टडी कर रहे हो आप। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भाई। एक बात बताओ, ये जो वेरिएबल है, इसके ऊपर तुमने बस एक का इंपैक्ट लिया, बाकियों का भी तो इंपैक्ट रहा होगा, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जब हम देखो अभी क्या करते हैं कि जब हम ओवरऑल मार्केट में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो खाली लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पे क्या नहीं लेते, डिसीजन नहीं लेते, अदर फैक्टर्स को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वो बात अलग है कि लॉ ऑफ डिमांड खाली किसको ले रहा है, प्राइस को ले रहा है। लेकिन जब हम अपन लोग डिसीजन लेंगे तो सारी चीजों को कंसीडर करके क्या लेंगे, डिसीजन में, बिकॉज एक वेरिएबल मल्टीपल कॉजेज से क्या होता है, अफेक्ट होता है। ऐसा स्टैट्स बोल रही है, सही बात है। मान लिया अगर मैं किसान हूं और मैं खेती करता हूं और मैंने एक फसल उगाई है और उसकी कुछ तो यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है ना। लेट्स सपोज मैंने वीट प्रोड्यूस किया है, तो लेट्स सपोज 1000 क्विंटल्स, है ना, 1500 क्विंटल्स, कुछ तो मैंने एक एक्स अमाउंट का क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने 1500 क्विंटल का क्या किया है, प्रोडक्शन किया है ना, ये इसलिए हुआ, हर बार तो कितने का होता था, 1000 का होता था, इस बार 1500 का इसलिए मैं अच्छी क्वालिटी का सीड लेके आया। क्या लेके आया? अच्छी क्वालिटी का सीड लेके आया। और बस मैं ये स्टडी कर रहा हूं, मैंने बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। सेम एग्जांपल मैंने आपको कोरिलेशन में भी दिया था, पार्शियल कोरिलेशन में। हाँ जी, तो क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? क्या पता ऐसा हो कि पिछले साल तक बारिश वगैरह टाइम पे ना होती हो, इस बार बारिश भी क्या हुई हो, टाइम पे हुई हो, जितनी रिक्वायरमेंट थी बारिश की उतनी बारिश हुई हो, तो उसका भी तो फर्क पड़ेगा ना प्रोडक्टिविटी पे। मैंने तो उसे क्या मान लिया, वो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि इस बार मैंने सीड चेंज किया, तो मैंने सारा का सारा जो क्रेडिट है वो किसको दे दिया, सीड्स को दे दिया, है ना। बारिश बोल रही है मैं अपने घर जाऊं, मैं ना हूं अगले साल से, मॉनसून बोल रहा है, से सुनो, तो वही तो है। कह रहे कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप से व्हीट इज अफेक्टेड बाय द रेनफॉल। वो किससे अफेक्ट होती है, रेनफॉल, ठीक है ना। फर्टिलाइजर से, कि तुमने फर्टिलाइजर कैसे डाले, कितने डाले हैं, सीड्स से, कि सीड्स कैसे यूज किए हैं, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कैसे तुमने क्या किया है, कल्टीवेट किया है, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी सेपरेटली द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फोर्सेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। हम उसमें से ये नहीं बता सकते कि इसकी वजह से, बारिश की वजह से इतना क्विंटल एक्स्ट्रा हुआ होगा, इसकी फर्टिलाइजर की वजह से इतना हुआ। ओवरऑल कोई तो देख सकते हो आप कि भाई 500 क्विंटल का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है, तो इन सारे फैक्टर की वजह से हुआ है। इंडिविजुअल नहीं देख सकते आप। अब बताओ कैसे पता लगाओगे तुम, ठीक है ना। है कोई तरीका तुम्हारे पास कि रेनफॉल के सही टाइम पे आने से, बराबर रेनफॉल होने से, मानसून के टाइम पे आने से इतनी यूनिट बढ़ी होगी, 50 क्विंटल का प्रोडक्शन बढ़ा होगा? तो कैसे कह सकते हो आप, हाउ कैन यू से दैट? नहीं कह सकते ना। लेकिन हाँ, सारे फैक्टर को ले, सारे फैक्टर से बस ये बोल सकते हो कि ये सारे फैक्टर ने अफेक्ट करा और इनसे 500 क्विंटल का प्रोडक्शन क्या हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है। क्योंकि सारे ही फैक्टर क्या थे, रेस्पॉन्सिबल थे
प्रोडक्शन को क्या करने में, चेंज करने में। इंडिविजुअल का आप क्या नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लिसिटी, उनमें क्या रहती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज रहता है, यानी कि वो बहुत सारे फैक्टर से क्या होते हैं, अफेक्ट होती है। स्टैट्स क्या है, नंबर, तो इसका मतलब स्टैट्स अफेक्ट हो रही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कह रहे स्टैट्स जो होती है ना, जो हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या भी करते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन होमोजीनियस चीजों से। किससे, होमोजीनियस चीजों से। मुझे बताओ आप, मैं अगर जिंदगी में अपने आप को किससे कंपेयर करने लगूं, ट्री से कंपेयर करने लगूं, यार मेरी जिंदगी में देखो मेरी हाइट कितनी कम है यार, ये ट्री की देखो हाइट कितनी है, बहुत ज्यादा हाइट है इसकी, यार तेरा सही है ट्री भाई, तेरा सही है ना। मैं तो यार मेरी तो हाइट बहुत कम है, ठीक है ना, तुझको तो भगवान ने बराबर से हाइट दी। मतलब एक कोई बात है अगर किसी को मैं बोलूंगा भी तो लोग बोलेंगे नमन भैया तुम रहने दो, ज्यादा तुमने सब्जेक्ट पढ़ा दिया थोड़ा इधर उधर तार इधर उधर जुड़ गए। बोलो ऐसा है कि नहीं है भाई। मान लिया इंसान है तो इंसान की हाइट इंसान से तो कंपेयर करोगे। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी हाइट मसूद से क्या है, कम है, और मैं ऐसा रोना रोता हूँ किसी तीसरे बंदे के सामने, तो बात समझ में आती है। मसूद भी बोलेगा हाँ नमन भैया ये तो बात ठीक है ना, शायद थोड़ी सी और तुम्हारी हाइट होती तो मेरे बराबर ही आ जाते, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इंसान का इंसान से कंपेयर करते हैं, सेम कैटेगरी से कंपेयर करते तो समझ में आता है। अब ऐसे तो ट्री क्या करने लगे, वो रोने लगे, तुम्हारा सही है तुम छोटे छोटे हो हम खामे खा, हमें हवा ज्यादा लगती है सर्दियों में, हम इतना ऊपर निकल जाते हैं ना, हमें हवा ज्यादा लगती है। वो बोलने लगे, ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ ना। कह रहे स्टैट्स जो नंबर्स है ना, नंबर्स शुड बी प्लेस्ड, स्टैट्स को नंबर्स पढ़ो आप, नंबर्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। नंबर्स को आपको एक दूसरे के रिलेशन में ही प्लेस करने चाहिए, ऐसी चीजों के प्लेस में रखने चाहिए जो कंपेरेबल हो। क्या हो, कंपेरेबल हो, कॉमन हो, होमोजीनियस हो, क्या हो, होमोजीनियस हो, आइडेंटिकल कह सकते हो आप, क्या हो, आइडेंटिकल हो। ऐसा नहीं कि तुम कहां और हम कहां और क्या किए जा रहे, कंपैरिजन किए जा रहे और रोए जा रहे, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। हाँ जी, ऐसा तो नहीं होना था। तो ये कोई ना बातें हुई, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज जनरली डन विद द मोटिव ऑफ कंपैरिजन। ये जो हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं कलेक्ट, वो इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। भाई अगर सुनो, मेरी कंपनी है, मैंने इस बार क्या किया, सेल्स वगैरह की, मैंने अकाउंटिंग की और मेरे पास नंबर कलेक्ट हो गए, कितना प्रॉफिट हुआ, इतनी सेल्स हुई, इतना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, इतने खर्चे हुए, और भी सारी चीजें, एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्च किया, तो ये सारी मेरे पास क्या है, नंबर्स है। तो इन नंबर्स को मैं अपने पिछले सालों से कंपेयर कर सकता हूँ कि पिछले साल मेरा क्या वो था, स्टेटस था, इस साल कितना स्टेटस है, उसके पिछले सालों से कंपेयर कर सकता हूँ। मेरे जैसे जो पीयर्स कंपनी है, मेरी जैसी जो कंपनी है, मैं उनसे क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। अब मान लिया मैं अपने आप को कंपेयर करने लगूं आज के दिन पे, इन फ्यूचर हो जाए तो बात अलग है, ठीक है ना, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आज के दौर में अगर कंपेयर करने लगूं, यार देखो अंबानी जी की कंपनी तो इतना प्रॉफिट बना रही है ना, मेरी कंपनी तो प्रॉफिट नहीं बना रही इतना, और मैं बस रोए जा रहा हूँ, तो कोई बात है नहीं ना। बात समझ में आ रही ना। पहली बात तो वो सेक्टर अलग, उनका साइज अलग, ठीक है ना, वो अलग ही लेवल पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम छोटे लोग हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपेरेबल ही नहीं है नंबर। तो वही तो कह रहा है कि हम डेटा को इसलिए कलेक्ट करते हैं, नंबर्स को इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। इफ द फिगर्स कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल, और अगर जो फिगर हमने कलेक्ट की है वो कंपेरेबल नहीं है, देन दे लूज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, तो उनका कोई मतलब रह नहीं जाता अगर वो कंपेरेबल नहीं है ना। अडानी जी अगर किससे कंपैरिजन करे, अंबानी जी से कंपैरिजन करे तो जमती है बात, वो हमारे से कंपेयर करने लगे तो बात नहीं बनेगी, उनका डेटा का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, और अगर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, इट इज नेसेसरी दैट डेटा मस्ट बी होमोजीनियस। तो ये तो एक डेटा में क्या होनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो सिमिलर होना चाहिए, डेटा होमोजीनियस होना चाहिए,
हेट्रोजीनियस ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि जैसे एक वो कहावत है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऐसा तुमने कहावत सुनी होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर द हाइट्स ऑफ मैन विद द हाइट्स ऑफ ट्रीज, यूजलेस है, ठीक है ना, बिकॉज दीज फिगर्स आर हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये जो वो है फिगर्स है ये हेट्रोजीनियस नंबर, भैया वो भी नंबर्स में होते हैं, और ये भी मैन की हाइट भी किस में होगी, वो सेंटीमीटर वगैरह में आप मेजर करोगे, और ट्री की हाइट भी वैसे करोगे तो बेटा नंबर में ही। लेकिन आप मुझे बताओ, तो जो डेटा जो तुम्हारा है और जो ट्रीज का डेटा है उनमें बहुत ज्यादा क्या होगा, फर्क होगा कि नहीं होगा, है ना, फर्क होगा कि नहीं होगा हाइट का, तो हो ही नहीं सकता वो कंपैरिजन पॉसिबल, तो वो हेट्रोजीनियस डेटा है। सच फिगर्स डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलोगे आप कि ये इसको इससे कंपेयर कर रहे हो, दोनों का कोई आपस में मतलब है ही नहीं है, तो वो स्टैट्स नहीं है। स्टैट्स वो है जहां पे आप क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। स्टैट्स को हम अपने एक पर्पस से क्या करते हैं, हमारे पास पहले ही पर्पस होता है, उस पर्पस से क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, हमें प्राइसेस का और क्वांटिटी का डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो जैसे जब हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो हमारे माइंड में पर्पस था ना कि हमें क्यों ये ही नंबर क्यों चाहिए, और इंडेक्स नंबर किसका पार्ट है, स्टैट्स का पार्ट है, से यस और नो, वो भी तो नंबर्स ही है ना। तो बस यहाँ पे भी मतलब इनफैक्ट वो तो इसका बच्चा है, तो ये कह रहा है कि जो वाइडर सब्जेक्ट है, जो अपने आप में सब्जेक्ट है, उसका भी पर्पस होता है, तो बच्चे का भी पर्पस होगा, और हम बच्चे का पर्पस पढ़ के आए हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो जब बच्चे का पर्पस है तो बाप का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, पर्पस होगा। तो जब हम स्टैट्स कलेक्ट करते हैं, नंबर कलेक्ट करते हैं, तो हमारा कुछ क्या रहता है, पर्पस रहता है, क्या रहता है, पर्पस रहता है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं मान लिया आपसे पूछूं कि बुढ़ाना में कॉमर्स के कितने बच्चे और ह्यूमैनिटीज के कितने बच्चे हैं, तो तुम्हें एकदम से समझ में आ जाएगा कि नमन भैया ये क्यों पूछ रहे हैं, इनका कुछ ना कुछ क्या है, पर्पस है। समझोगे कि नहीं समझोगे, हाँ बोलो ना। तुम एकदम से अच्छा अगर मैं कलेक्ट करूंगा तो मैं इसलिए मैं फालतू के मतलब साइंस के बच्चे कितने हैं मैं उस पर क्यों दिमाग लगाऊंगा, बिकॉज वो मेरा पर्पस नहीं है, वो साइंस वाले वो सुबह में ये दिमाग लगाएंगे। ठीक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, तो वैसा है। तो स्टैट्स जब हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं तो उसका हमारे पास एक क्या होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, पहले से ही जो हमें पता होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। अदरवाइज तो तुम कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पर्पस कुछ और है, तुम कलेक्ट कुछ और करते बैठोगे तो उसकी रेलिवेंसी कुछ, फिर पता क्या होगा बेटा, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है ना, प्री डिटरमाइंड पर्पस नहीं है, तो तुम्हारे साथ ये वाली प्रॉब्लम लग जाएगी ऊपर वाली, कौन से वाली, कि जहां पे तुम डेटा कलेक्ट कर लोगे, मान लिया तुम्हें क्या करना था, तुम्हें कंपैरिजन करना था, तुम्हें डेटा कलेक्ट करने थे, और तुमने किसका डेटा कलेक्ट कर लिया, तुम्हारे पास पर्पस तो कुछ था नहीं, तुमने सोचा चलो खाली बैठे हैं, ट्रीज की ही हाइट क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और फिर अपने आप को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो बताओ वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। So statistics are collected for a predetermined purpose. The purpose of collecting statistical data must be decided in advance. आपको पहले ही पता होना चाहिए कि तुम्हारा पर्पस क्या है, अदरवाइज द यूजफुलनेस ऑफ द डेटा कलेक्टेड वुड बी नेग्लिजिबल, नहीं तो उसकी ना के बराबर क्या रहेगी, यूजफुलनेस रहेगी, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा मैं कर ही क्यों रहा था, ये हुआ ही क्यों, ये हो गई क्या इससे, है ना, इस तरह की चीजें आएगी। डेटा कलेक्टेड इन एन अनसिस्टमेटिक मैनर, और अगर तुम अनसिस्टमेटिक, जब तुम्हारे पास पर्पस नहीं होगा तो अनसिस्टमेटिक मैनर में करोगे तुम, और ये हमने पहले शुरू में देख लिया था कि हमें तो सिस्टमेटिक में करना है। फिर ये कह रहा है कि अगर अनसिस्टमेटिक मैनर में करते हो एंड विदाउट कंप्लीट अवेयरनेस, और ना ही तुम्हें कुछ पता है दिन दुनिया का, थोड़े भी अवेयर नहीं हो तुम ऑफ द पर्पस, विल बी कंफ्यूजिंग, तो बस तुम्हारी जिंदगी आती तो कंफ्यूजन में निकल जाएगी, ठीक है ना। भाई जिंदगी लगा दोगे डेटा कलेक्ट करने में, बाद में पता चलेगा इसका तो कुछ यूज ही नहीं है, समझा क्या आपको, तो वैसा। अच्छा बैक टू बैक बता सकते हो कि 7 फीचर्स क्या होते हैं। पहला, हाँ सिस्टमेटिक मैनर में हमें क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है नंबर्स को या डेटा को, बिल्कुल। हाँ जी नेक्स्ट है, ये एग्रीगेट होता है किसका, फैक्ट्स का। नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, तुम्हारे माइंड में भी वही चल रहा है, उसी को सोच के तुम आंसर कर रहे हो। हाँ जी, वो वैष्णवी बोल रही है हमारे माइंड में तो कुछ नहीं चल रहा। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस के बाद, हाँ रीजनेबल एक्यूरेसी रहती है, क्या रहती है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, क्या रहता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। मल्टीप्लिसिटी के बाद क्या रहता है,
नेक्स्ट, हाँ जी बोलो ना। मल्टीप्लिसिटी के बाद क्या रहता है? कंपेरेबल। क्या रहता है कि डेटा कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। अच्छा, और नेक्स्ट क्या होता है? प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। चलो देखते हैं कि सारे पॉइंट कवर हो गए क्या नहीं हो गए। नहीं हुए तो फिर कर लेंगे। पहला आपने बोला क्या बच्चों? हाँ जी, सिस्टमैटिक बोल दिया था आपने। नेक्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोल दिया था। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस बोल दिया था। नेक्स्ट एक्यूरेसी बोल दिया था। मल्टीप्लिसिटी बोल दिया था। रिलेशन वाला हो गया, वही कंपेरेबल, आपने कंपेरेबल बोला उसे। नेक्स्ट है हाँ प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो प्री डिटरमाइंड हो गया ये, प्री डिटरमाइंड पर्पस। चलो फिर भी वैसे तो आपको हो ही गई, आपको याद आई गई सारे के सारे। लेकिन अगर फिर भी बच्चों अगर नहीं याद आते तो उसकी एमटी है सनम रे। क्या है? ठीक है ना। तो क्योंकि दरअसल क्या है ना, आज तो तुम्हें ये ऐसा इसलिए बनाई हमने क्योंकि आज तो तुम्हें माइंड में तुम्हारे रह गई है। ठीक है ना। ये तुम्हें पता ना, स्टैट्स के फीचर बहुत बेवफा है। ठीक है ना। ये अभी तो तुम्हें याद है, एक दो दिन बाद तुम्हें क्या हो जाएंगे, माइंड से निकल जाएंगे। तो तुम्हें याद रखना है कि स्टैट्स के फीचर्स, बोलो ना, स्टैट्स के फीचर्स बेवफा है, नहीं सनम होता। ठीक है, स्टैट्स के फीचर्स बेवफा है, दैट्स वाई इसका नाम हमने दिया है इसको सनम रे। ठीक है ना। चलो एस फॉर सिस्टमैटिक मैनर, वंस अगेन एस फॉर सिस्टमैटिक मैनर। अगर इतना भी याद आया ना, पूरी हेडिंग याद आ जाएगी आपको। एस फॉर सिस्टमैटिक मैनर, ए फॉर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एन फॉर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ए फॉर एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी वाला पॉइंट है, एम फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, आर फॉर रिलेशन, एंड हाँ जी हाँ सही है ना, एंड ई फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। ठीक है ना। तो सारे हो गए ना, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? दरअसल अब तुम बोलोगे हाँ नमन भैया ये बताओ तुमने आर ई क्या किया है, आर ई का स्क्वायर क्यों किया है? बिकॉज आर ई फॉर रिलेशन, आर ई फॉर रिलेशन, और एक बार आर ई फॉर प्री डिटरमाइंड, मतलब वो प्री का वो आर ई लिया है। तो आर ई पूरा का पूरा कितने बार है? 2 बार है, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, 5 हेडिंग हो गई और आर ई 2 बार। आर ई का मतलब एक बार तो क्या है? रिलेशन, यानी कि वो कंपैरिजन वाला पॉइंट, और एक बार क्या मतलब है उसका? प्री डिटरमाइंड पर्पस। ठीक है ना। तो आप बिना देखे बोल सकते हो बच्चों। हाँ जी, प्लूरल सेंस में स्टैट्स के फीचर्स क्या होते हैं? जल्दी बोलो, एक्रोनियम बोलो। सनम रे क्या होता है? बिकॉज ये बेवफा है, अभी याद है, थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे, तो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? सनम रे। ठीक है, वेरी गुड। बोलो एस फॉर सिस्टमैटिक मैनर, ए फॉर aggregate of facts, n for numerically expressed, a for accuracy, m for multiplicity of causes, re for relation, placed in relation to each other, comparison वाला point, and again re for predetermined purpose। ठीक है। चलो अब बच्चों इसके शुरुआत वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ठीक है ना। In plural sense, it means a collection of numerical facts. In plural sense, it means a collection of numerical facts. Plural sense में stats क्या होती है? collection होता है किसका? numerical facts का। numerical fact का नहीं, numerical facts का, बहुत सारे fact का। अब ये अधूरी बात बोली है, क्या बोली है? अधूरी बात बोली है। इसकी पूरी डेफिनेशन वो अगले वाले बुलेट में करेगा, और तुम एक बार देखना, तुम बोलोगे ना मन भाई रहने दो, तुम्हारे लायक बात नहीं है ये। हाँ जी, तुम कहोगे तुम्हारे लायक बात नहीं है ये, ऐसा शोभा नहीं देता तुम ऐसे पढ़ाना। हाँ जी, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ये क्या होती है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होती है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो किससे अफेक्ट हो जाती है? मल्टीप्लिसिटी, मतलब जो कॉजेज से, जो बहुत सारे कॉजेज से अफेक्ट हो जाती है। कैसी रहते हैं ये फैक्ट? कैसे रहते हैं? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, या तो एन्यूमरेट हो या तो एस्टिमेटेड हो। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, किसके अकॉर्डिंग हो? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हो। कलेक्टेड सिस्टमेटिकली, कैसे कलेक्ट किए हो? सिस्टमेटिकली कलेक्ट किए हो। फॉर प्रीडिटरमाइंड पर्पस, किस लिए किए हो? कोई तो तुम्हारा पर्पस था। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अगर मैं देखो तुम्हें शुरू में बोलता ना तो मेरे को बहुत गाली मारते, क्या ये है, क्या ये
अभी तुम्हें समझा क्या? मैंने अच्छे से बताऊं तो मैंने ढंग में से पढ़ा भी नहीं, ये डेफिनेशन को जो सेकंड बुलेट में लिखी है मैंने इसे ढंग में पढ़ा भी नहीं और तुम्हें फिर भी समझ में आ गया। बच्चों यही तो बात है कि अगर हमारे पास तरीका हो कि किस चीज को कैसे पढ़ना है तो चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। वरना तुम भी परेशान रहते, मैं भी परेशान रहता, मैं तुम्हें यही समझाते रहता, तुम बोलते कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब प्रॉपर यही जो या तो ये बोलो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के ही क्या है, फीचर्स है, या ऐसा बोल दो कि फीचर से मिलकर के क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई, बात खत्म। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं प्लूरल सेंस में स्टैट्स बेवफा, नहीं सॉरी नहीं गलती हो गई, प्लूरल सेंस में स्टैट्स क्या है, सनम रे है। कौन है, सनम रे। कोई डाउट तो नहीं है? क्या क्या बोलोगे इन प्लूरल सेंस स्टैट्स इज अ, अच्छा सनम रे, वेरी गुड। यानी कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, और बाकी वो फिर सारी चीजें आप एक एक करके लगा दीजिए इसे, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों प्लूरल सेंस में स्टैट्स का मीनिंग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी, अच्छा एक वो कुछ रह गया यहाँ पे, एग्जाम्पल रह गया। फॉर एग्जाम्पल डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल। डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज, एग्रीगेट एग्रीगेट है, एग्रीगेट टोटल है, परसेंटेज किसका, 5 टॉपर्स का, किसके, क्लास 11 के ऑफ अ स्कूल। तो ये क्या है, ये एक क्या है, स्टैट्स है। क्या है, स्टैट्स है। बात समझ में? इसमें तुम एक एक करके देखोगे, मैं तुम्हें सारी चीजें दिखा सकता हूँ। वो जो सारे फीचर है ना ऊपर, सारे फीचर दिखा सकता हूँ, आ जाओ चाहे तो। ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होता है। क्या होता है बताओ, है कि नहीं है? एक बच्चे का डेटा है, 5 का है। दूसरा है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ये जो डेटा है ये बहुत सारे कॉजेज से अफेक्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है, टीचर पढ़ाने वाला कैसा था, बच्चा खुद कितना मेहनती था, बच्चे को चीजें समझ में भी आती थी या नहीं आती थी, बच्चा डेली आता था या नहीं आता था, बच्चे ने टेस्ट दिए या नहीं दिए, है ना, बच्चा एब्सेंट रहता था या, वो मैं बोल ही चुका हूँ, ठीक है ना। वो टेस्ट टेस्ट भी, बच्चा नोट्स बनाता था या नहीं बनाता था, रिवीजन अटेंड करता था या नहीं करता था, उसके ऊपर कंट्रोल थे या नहीं थे। इन सारी चीजों से वो नंबर्स अफेक्ट करेंगे। बस खाली टीचर बोलने लगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा पढ़ाया, मैंने वैसा पढ़ाया, बच्चे बोलेंगे अरे जाओ जाओ, टाइम पास मत करो, से टाइम फूटी मत करो, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और हम ना लिखते तो फिर क्या होता, फिर क्या होता, तुमने पढ़ाया, ऐसा वैसा पढ़ाया। बच्चे की भी तो मेहनत होती है, तो कोई एक फैक्टर कोई ना होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वो हो गया अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। भाई वो जो परसेंटेज बता रहे हैं हम नंबर्स में बता रहे हैं, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, यहाँ तो हमने क्या ही कर लिया, एन्यूमरेट ही कर लिया, एस्टिमेट कहाँ, तो वो भी आ गया फीचर। किसके अकॉर्डिंग है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग है। जो हमने कॉपी चेकिंग की थी, वो जो नंबर्स दिए थे वो ऐसे कोई ना कि बच्चे के नंबर आ रहे हैं, नंबर बैठ रहे हैं उसके आउट ऑफ 100 उसके 95 बैठ रहे हैं, हम बस कुछ भी दी जा रहे हैं अपनी मर्जी से जो हमारे मन आ रहा है, ठीक है ना। हमने एक कुछ तो वो नंबर देते हुए कुछ तो अपने माइंड में सेट किया होगा ना कि भाई हमें कॉपी में इतनी एक्यूरेसी रखनी है कि बच्चा कहीं पे उंगली ना रख पाए कि जी यहाँ पे मेरे नंबर कम होने चाहिए थे, ज्यादा होने चाहिए थे, कुछ कह ना पाए, तो हमारे माइंड में उतनी एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट है कलेक्टेड सिस्टमेटिकली। अच्छा वो नंबर जो हमने कलेक्ट किए वो सिस्टमेटिकली किए हैं। कैसे सिस्टमेटिकली कैसे कलेक्ट किए हैं, अरे ऐसे कोई ना है कि किसी भी बच्चे के नंबर किसी के वे प्लेस कर दिए जो जिसके थे। नेक्स्ट है कलेक्टेड सिस्टमेटिकली फॉर प्रीडिटरमाइंड पर्पस। पर्पस था हमारा कि हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना था, एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। पिछले साल के बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। उस हाँ मतलब जो 11th का जो इस वाला बैच है, ये वाला बैच है, इस वाले बैच के जो मार्क्स है वो किससे कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट वाले से कंपेयर कर सकते हैं। इस बच्चे के पुराने वाले एग्जाम से कर सकते हैं, जो 11th के ही पुराने वाले एग्जाम हुए होंगे पहले कभी जो हमने लिए होंगे। तो देखो एक ही लाइन में आपको ये सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, और यही क्या है, स्टैट्स। बात समझ में आती है? चलो ये तो हुई बच्चों प्लूरल सेंस की बात। और प्लूरल सेंस में ये सोनम गुप्ता नहीं, ये क्या नाम, सनम रे। प्लूरल सेंस में सनम रे है कौन, अरे बोलो ना, स्टैट्स। कौन है प्लूरल सेंस में, बोलो ना, प्लूरल सेंस में स्टैट्स सनम रे है। कौन है, सनम रे। चलो जी, तो भैया सिंगुलर में क्या है देख लेते हैं। अभी सिंगुलर में वो टेक्निक्स की बात करता है, आ जाओ। इन सिंगुलर सेंस, सुनो देखो, सिंगुलर सेंस में क्या बोल रहा है कि स्टैट्स का मतलब है स्टैटिस्टिकल मेथड्स,
ये स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो किसके साथ खेलती है, सनम रे के साथ। नहीं समझा, ध्यान से सुनो। प्लूरल सेंस में तो स्टैट्स होती है सनम रे, क्या होती है, सनम रे। लेकिन सिंगुलर सेंस में स्टैट्स बोल रहा है कि वो मेथड होते हैं, वो टूल्स होते हैं, वो टेक्निक्स होती है जो सनम रे के साथ खेलते हैं। नहीं समझा क्या बेटा? हमने क्या निकाला अभी तक, सुनो ना, अभी तक हमने मीन निकाला, मीन फाइंड आउट किया, मीडियन निकाला, मोड निकाला, उनका अपना अपना मेथड है कि नहीं है? हाँ बोलो ना। हमने कोरिलेशन निकाला, तो कोरिलेशन अपने आप में एक मेथड है कि नहीं है? कोई चीज तो फाइंड आउट करने का कि दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हमने इंडेक्स नंबर निकाला, उसका अपना मेथड है। तो ये जो भी हम पढ़ के आए हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन और आपका बाकी इंडेक्स नंबर, अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर, ये क्या है? टूल्स एंड टेक्निक्स है। क्या है? ये मेथड है। जो मेथड किस में लगाए जाते हैं, किसके ऊपर लगाए जाते हैं? डेटा के ऊपर। किसके ऊपर लगाए जाते हैं? और उनसे हम कुछ तो ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, कुछ तो हम क्या निकालते हैं? अच्छा, ये नदी ऑन एन एवरेज इतनी गहरी है, कैसे पता लगाया? सिग्मा एक्स अपॉन एन करके। हाँ बोलो ना। मतलब हमने एवरेज निकाला। क्या निकाला है? एवरेज निकाला है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग जगह से हमने क्या ली? नदी की गहराई ली कि कितनी हाइट है, और उसका क्या कर दिया? एवरेज कर दिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये जो तुमने मेथड लगाया ना, ये जो तुमने टूल यूज किया, ये टेक्निक जो तुमने लगाई, यही क्या है? स्टैट्स है। देख लो, इन सिंगुलर सेंस द टर्म स्टैटिस्टिक्स मींस स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैट्स का मतलब होता है जो तुमने डेटा पे क्या अप्लाई किया है, जो मेथड्स अप्लाई किए, जो टूल्स अप्लाई किए, जो टेक्निक्स अप्लाई की है, दैट इज, इट इज अ मेथड। ये एक मेथड होता है ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट। मतलब मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, मेरे बारे में गलत गलत मत सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जो उसने इंग्लिश में बोला ना, मैं उसे हिंदी में बोल रहा हूँ। क्या? कि वो किसके साथ खेलता है? सिंगुलर सेंस में स्टैट्स प्लूरल सेंस के साथ खेलती है। नहीं समझा? हाँ जी, सिंगुलर सेंस में स्टैट्स प्लूरल सेंस के साथ खेलती है, मतलब सनम रे के साथ खेलती है। अरे वही तो लिखा नालायको, मैं कुछ बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से। इट इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट। ये एक मेथड होता है जो किससे डील करती है? न्यूमेरिकल फैक्ट से। न्यूमेरिकल फैक्ट का मतलब वो पूरा सारा चीज है, वो प्लूरल सेंस में जो है, ठीक है ना? वो जो सनम रे हम बोल रहे थे, वो जो साथ हेडिंग थी, से यस और नो। मतलब जब हम नंबर्स के ऊपर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, कुछ टूल्स अप्लाई करते हैं, कोई मेथड अप्लाई करते हैं, ताकि हम उससे कुछ तो जनरलाइजेशन निकाल सके, कुछ तो ऑब्जर्वेशन निकाल सके हम, तो बस उसी सेंस में हम क्या करते हैं? सिंगुलर सेंस में बोलते हैं किसको? स्टैट्स को, कि ये वो मेथड होती है। ठीक है? हाँ बिल्कुल सही पकड़े, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा था ये बात, वो बच्चा कह रहा है। सारे सुनो भाई, ठीक है ना? अब तो देखो, अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि बच्चे ने ऑब्जर्वेशन निकाल ली। कह रहे कि जिन जिन तरीकों से, जिन जिन मेथड, जिन जिन टूल, जो भी टेक्निक से सनम रे के साथ खेला जा सकता है, वो ही सिंगुलर सेंस में क्या है? बोलो ना, वो ही सिंगुलर सेंस में क्या है? स्टैट्स है। और इसी को मैंने थोड़ा फैंसी शब्दों में बोला था कि सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस के साथ खेलती है। समझ में आई ना बात? बस ठीक है ना? मैंने थोड़ा इनडायरेक्ट बोला था, तुमने सीधा कह रहे कि भैया इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है ना? सीधा मुद्दे की बात पे आओ। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन। ये बोल रहे हैं इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं? डेटा को क्या करना? कलेक्ट करना। अब देखो, क्योंकि वहां पे तो केवल कलेक्ट करने की बात की गई थी, जो प्लूरल सेंस थी वहां पे वो केवल डेटा को क्या करने की बात कर रही थी? कलेक्ट करने की बात कर रही थी। लेकिन इसने ये तो, क्योंकि ये तो बोल रहा है ना कि इसमें हमने कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगाए, कुछ मेथड लगाए होंगे, तो चीजें आगे भी निकल करके आएगी। और बच्चों, इसी डेफिनेशन से, स्टैट्स की सिंगुलर सेंस वाली डेफिनेशन से ही बाकी आपके आगे की चैप्टर का क्या होगा? जन्म होगा। जैसे इसके अगले वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जब हम प्लूरल सेंस की बात कर रहे थे, तो वहां पे तो बात कहां तक ही सीमित हो जाती थी? डेटा के कलेक्शन थे। लेकिन क्योंकि इसमें तो मेथड लगाने, अब कलेक्ट करके उसकी आरती को गिनौता उतारेंगे नंबर्स की, उसमें मेथड लगाएंगे। सिंगुलर सेंस ऐसा बोलती है कि इसमें मेथड लगाएंगे, टूल्स लगाएंगे, टेक्निक्स लगाएंगे। इसका मतलब डेटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, वो तो है ही है। लेकिन साथ में क्या करेंगे? कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट करेंगे, उसे क्या करेंगे? अच्छा, प्रेजेंट अपने आप हो जाएगा क्या डेटा?
उसे रो एंड कॉलम में तुम क्या करोगे, प्रॉपर क्या करोगे, अरेंज करोगे कि नहीं करोगे, कोई तो मेथड लगाओगे ना, कोई तो बाइफर्केशन कैसे तो करोगे ना, एरिया के अकॉर्डिंग करोगे, टाइम के अकॉर्डिंग करोगे। तो तुमने मेथड लगाई, टूल्स एंड टेक्निक्स लगाई, तो प्रेजेंटेशन। फिर उसे क्या करना, एनालाइज करना। एनालाइज करने के अपने तरीके हो सकते, मीन मीडियन मोड से एनालाइज करो आप, कोरिलेशन निकाल के एनालाइज करो, इंडेक्स नंबर निकाल के एनालाइज करो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मीन डेविएशन निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, क्वार्टाइल निकालो, क्वांटाइल निकालो, डिसाइल निकालो, परसेंटाइल, ऑक्टाइल, सारी चीजें तो एनालाइज करना। क्योंकि एनालाइज होगा कैसे, मेथड लगा करके, ठीक है ना। एंड फिर उसे क्या करो, इंटरप्रेट करो। क्या करो, जो तुमने एनालाइज किया है ना, अब उसे क्या करो, इंटरप्रेट करो, मतलब बताओ कि इसका रिजल्ट क्या निकला। नमन भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन? जब मेरे को चीजें खुद को समझनी हो तो मैं एनालिसिस करता हूं, जब मेरे को चीजों को समझानी हो तो मैं क्या करता हूं, इंटरप्रेट करता हूं। मैं ऑलरेडी समझा हूं चीजें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है। अब मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, अब तो या तो ऐसा बोलो कि मैं एनालिसिस करवा रहा हूं तुम्हें, या मैं खाली मेरे एंगल से देखोगे तो मैं तुम्हें इंटरप्रेट कर रहा हूं। जो मैंने समझा, जो मैंने एनालाइज किया, जो मेरा एनालिसिस था, वो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तुम्हें इंटरप्रेट कर रहा हूं। क्या क्या इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है विदाउट एनालिसिस? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरे को ही ना आता हो पढ़ाना, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, ठीक है ना। तुम बोलोगे ना मन भैया टाइम पास कर रहे हो हमारा, जाओ तुम भी अपने घर जाओ, हम भी अपने घर जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में आप बोल सकते हो कलेक्शन, प्लूरल सेंस तो केवल कलेक्शन पे रुक जाती है। ये बात करती है किसकी, उसे प्रेजेंट भी करने की, उसे एनालाइज करने की, उसे क्या करने की, इंटरप्रेट करने की। किसको, न्यूमेरिकल डेटा को। प्लूरल सेंस को प्लूरल सेंस को आप कलेक्ट करोगे, प्रेजेंट करोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, सीपीएआई करोगे। क्या करोगे, सीपीएआई। सी फॉर कलेक्शन, पी फॉर प्रेजेंटेशन, ए फॉर एनालिसिस, आई फॉर इंटरप्रिटेशन। किसका, न्यूमेरिकल डेटा का, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का। बात समझ में आ रही है, वो ही क्या है, सिंगुलर सेंस में बोलो ना, स्टैट्स है। अगर तुम्हें बातें समझ में आती हो तो हम आगे चल सकते हैं। नमन भैया इसके फीचर्स नहीं है, नहीं, इसके फीचर क्यों नहीं है, इसके फीचर इसलिए नहीं है, इसके फीचर बड़े खतरनाक है। इसके फीचर नहीं है, फीचर आया है। अरे पूरे पूरे चैप्टर है भाई, पूरे पूरे चैप्टर है। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए वो अलग चैप्टर है, ठीक है ना। तो आगे के जितने भी पढ़ने हैं, हमें चैप्टर पढ़ने हैं, वो इसी के तो फीचर है सारे। और वो कोई एक ऐसा जस्ट छोटा सा फीचर नहीं, वो पूरे पूरे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो वो पढ़ेंगे फिलहाल। नमन भैया चलो सारी बात सही है, आप ये बताओगे कि स्टैट्स का काम क्या होता है, स्टैट्स का काम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैट्स किस चीज में हेल्प करती है, ऐसा क्यों। सही तो बात है, चैप्टर का नाम क्या था, मीनिंग। मीनिंग तो देख चुके हैं हम, अभी क्या देखेंगे, उसका स्कोप और उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एक पोर्शन देख चुके हैं हम, ठीक है ना। तो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि ये काहे में काम आती है, क्यों ही पढ़ना है हमें। तुम सोच रहे होंगे ना क्यों ही पढ़ना है हमें इसे, ये कहां पे काम में आएगी हमारे, तो वो बता रहा है। कह रहे स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म मेनी फंक्शंस, स्टैट्स के काफी सारे फंक्शंस होते हैं, यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, जो किसके लिए काम में आते हैं, ह्यूमन बीइंग के काम में आते हैं। द ब्रॉड फंक्शंस परफॉर्म बाय स्टैटिस्टिक्स आर डिस्कस्ड एज अंडर, जो इसके बड़े फंक्शंस है, बड़े काम है, वो यहाँ पे लिखे हैं। पहला, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपको प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए, क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कि हमारे को अपना बिजनेस कितना करना है ना, हमारे को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने लगेंगे, प्रोडक्शन यूनिट में एक में काम चल जाएगा, दूसरी फैसिलिटी खोलनी पड़ेगी, यानी कि दूसरी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। ये सारे डिसीजंस कब ले पाओगे आप, जब आपको आज के नंबर्स पता होंगे। शार्क टैंक में वो पिक्चर्स आते हैं, वो पिच मार के जाते हैं, है ना, तो वो पूछते हैं कि तुम अगले 5 साल में क्या कितना धंधा करने वाले हो, तो वो कब बता रहे होते हैं, वो बता तो आज रहे हैं, और बता किसके बारे में रहे हैं, फ्यूचर के बारे में, लेकिन किस बेस पे बता रहे हैं, आज के बेसिस पे, जो आज उनके पास क्या है, डेटा है, जो नंबर। बात समझ में आ रही है। तो कह रहे हैं कि जो, यार एक बात बताओ, अगर मेरे पास नंबर ही नहीं होंगे तो मैं डिसीजन कैसे ले पाऊंगा,
मेरे को बैच बनाने का है क्या नहीं बनाने का है, ये प्योरली किस पे डिपेंड करता है, नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वही तो बोल रहा है कि जो अपने को स्टैट्स होती है, स्टैट्स काहे में हेल्प करती है, आगे की प्लानिंग करने में और पॉलिसी फॉर्म करने में, ठीक है ना। अभी के लिए तुम ऐसा मान के चलना, तुम्हें पॉलिसी समझ में नहीं आएगी, अभी अभी तुम छुटकू छुटकू बच्चे हो, ठीक है ना। वो कह रहा है कि वैसे तो देखो प्लानिंग में और पॉलिसी में फर्क होता है। पॉलिसी किसका बच्चा होता है, प्लानिंग का बच्चा होता है। किसका बच्चा होता है, प्लानिंग का, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये मान के चलो कि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर तुम्हें वाकई में समझना है तो मैं आज आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। 12th क्लास का टॉपिक है, आप पॉलिसी पढ़ सकते हो कि पॉलिसी क्या होती है, ठीक है ना। प्रॉपर 1 घंटे में समझाया मैंने कि पॉलिसी क्या होती है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग, ठीक है। फिलहाल के लिए मान के चलना कि आगे का अगर तुम्हें क्या करना है, आगे के बारे में प्लान करना है, तो उसके लिए स्टैट्स क्या करती है, हेल्प करती है आपकी, क्योंकि डेटा होगा तभी प्लानिंग कर पाओगे। नंबर ही नहीं है तो फिर क्या प्लान करोगे बताओ, है ना। हमें कितने आउटलेट्स खोलने हैं भाई, अगर आज हमारी सेल जम के हो रही होगी तो हम आगे के एक्सपेंशन के लिए प्लान करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्लान करेंगे, और अगर हमारी सेल नहीं हो रही तो हम क्या लेंगे, अकॉर्डिंगली अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करने का क्या लेंगे, डिसीजंस लेंगे। वो कब ले पाएंगे, जब हमारे पास नंबर्स होंगे। तो स्टैट्स उसमें हेल्प करती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। किसके बेसिस पे, न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे, एंड देयर एनालिसिस, और उनको क्या करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर समझते हो कौन होता है, कंट्रोलर, जो किसी चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसी भी चीज को। अभी एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे मान लिया जो पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो एडमिन में हेल्प करता है, मतलब वो चीजों को कंट्रोल करते हैं ना। अब मान लिया ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, अब नहीं होंगे तो लोग कुछ भी करेंगे, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, वो कह रहा है वो तू वहीं पे रुक जा, पहले मुझे आने दे, ठीक है ना। वो कंट्रोल करते हैं चीजों को। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कंट्रोलर है, या जो बिजनेसमैन है, वो क्या कर सकता है, वो प्लान कर सकता है फ्यूचर एक्टिविटीज को एंड शेप देयर पॉलिसीज, और अपनी क्या फ्रेम कर सकता है, पॉलिसीज फ्रेम कर सकता है, पॉलिसीज बना सकता है। स्टैट्स का इसमें हेल्प मतलब यूसेज होता है। दूसरा क्या है, टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप स्टैट्स पढ़ोगे तो एक इंसान का जो होराइजन होता है वो क्या होगा, एनलार्ज होगा। भाई तुमने पढ़ा, तुमने स्टैट्स का, अब मैं ये क्यों बता सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम सारी चीजें पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तुम इंडेक्स नंबर पढ़ के आए हो, तुम्हें ये पता है उससे क्या होता है, तुम्हें ये पता है कि कोरिलेशन कहाँ पे काम में आता है, तुम्हें पता है मीन कहाँ पे काम में आता है, मीडियन का क्या होता है, कौन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, कौन नहीं होता है, मोड ऐसे नहीं निकलेगा तो फिर ग्रुपिंग मेथड से कैसे निकलेगा, उससे भी नहीं निकले तो फिर तीसरे मेथड से कैसे निकलेगा। तुम्हें ये सारी चीजें पता है, तुम्हारी नॉलेज भी तो एनलार्ज हुई है, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा एक जो विजडम है वो भी तो क्या हुआ है, एनलार्ज हुआ। तो ये कह रहा है उसमें काम में आता है, आपके माइंड को शार्प करती है। क्या करती है, माइंड को शार्प करती है, ठीक है ना। टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, स्टैटिस्टिक्स इनेबल पीपल टू एनलार्ज देयर होरिजॉन्स, है ना। वो अपना दायरा बढ़ा सकते हैं, है ना, चीजों को क्रिटिकली सोच सकते हैं, ठीक है। इट शार्पन्स द फैकल्टी ऑफ रेशनल थिंकिंग। ये कह रहा है कि ये फ्यूचर के लिए टीचर्स क्या कर रहे हैं, तैयार करती है, ठीक है ना। जहां पे आप रेशनल होकर के, रेशनल, रेशनल समझते हो, मतलब समझदार होकर के सोच सकते हो, ऐसा नहीं बायस्ड होकर के नहीं, समझदार होकर के कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है ना। तो आपकी वो रेशनल थिंकिंग डेवलप हो सकती है एंड रीजनिंग, और तुम्हारे अंदर एक किसकी कौन सा टैलेंट डेवलप हो जाएगा, जहां पे आप चीजों को क्या कर सकते हो, हाँ समझ तो सकते ही हो, सोच तो सकते ही हो, समझ तो सकते ही हो, तुम उसके बेसिस पे आगे की फोरकास्टिंग भी कर सकते हो। रीजनिंग वो होती है, रीजनिंग में जब एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, उसमें क्या करते हो, आपको जैसे एक हमारे टाइम पे पीएसए होता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, अभी तो पता नहीं होता कि नहीं होता है। तो उसमें क्या रहता है, कुछ नंबर्स होते थे, जैसे मतलब पजल्स टाइप से होती थी कि ये ऐसा है, तो बताओ मिसिंग नंबर क्या होगा। तो आप क्या करते हो, आप आपकी कैलकुलेशन करके फोरकास्टिंग करते हो ना कि भाई ये ट्रेंड ऐसे चल रहा है ना, तो इसमें आगे में ये वाला नंबर आएगा। तो वो रीजनिंग की जो स्किल है आपके अंदर डेवलप हो जाएगी एंड इज हेल्पफुल इन propounding न्यू थियरीज एंड कॉन्सेप्ट, है ना। क्या एडम स्मिथ के खाते में सारी चीजें लिखी है क्या, अल्फ्रेड मार्शल के खाते में सारी चीजें लिखी है क्या कि उस चीज ने डेवलप करनी है। जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको सीख करके तुम अपनी थियरीज प्रपाउंड नहीं कर सकते, तुम अपने रिसर्च पेपर क्या नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते कि यार मैंने ये चीजें पढ़ी है और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है,
ये ऐसे होना चाहिए। क्या तुम मार्शल को चैलेंज नहीं कर सकते? हाँ जी बोलो ना, किसने भी तो चैलेंज किया था, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने चैलेंज किया था कि नहीं किया था? कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आकर के, ऑर्डिनल अप्रोच ला करके, है ना? हाँ बोलो ना। अरे मार्शल को बोला था, ए मार्शल बाहर निकल, तू क्या बोलता है ये उल्टी सीधी बातें कि जो सेटिस्फेक्शन होता है उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तू झूठ बोल रहा है ना, तू झूठा है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ऐसे तुम नहीं कर सकते क्या? जब तुम्हें नॉलेज होगी, जब तुम्हारे को तुम सोच सकते हो, है ना, तुम्हारे अंदर रीजनिंग स्किल आ जाएगी, एनालिसिस की, इंटरप्रिटेशन की स्किल्स आ जाएगी, तो तुम भी तो चीजों को प्रोपाउंड कर सकते हो, है ना? मतलब जैसे आज तुम गाली, कहने का मतलब है ऐसे आज तुम गाली देते हो अल्फ्रेड मार्शल को, बाकी लोगों को, ऐसे आने वाले बच्चे भी तुम्हें गाली दे सकते हैं, कह रहे कि अपने आप तो चला गया, हमारी जिंदगी बर्बाद करके गया, तो वैसा बोल रहा है, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि ये हेल्पफुल होती है बाकी न्यू थियरीज और कॉन्सेप्ट्स को क्या करने में, फ्रेम करने में, डेवलप करने में। नेक्स्ट है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। ये पता, ये चीजों को जो बढ़ा चढ़ा के चीजें होती है ना, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जो उलझनों वाली चीजें होती है, उनको ये बहुत सिंपल कर देती है। मैं बताता हूँ, सुनो। मोदी जी की रैली में लाखों लोग आए। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 50 किलो का है, ये चिंटी 45 किलो की है, ठीक है ना, ये चिंटू 62 केजी का है ना, एक ने तो हद ही पार कर दी, 104 केजी का है। तुम बोल रहे हो ये भाई नमन भैया, ऐसे सारे लोगों को बताओगे आप वेट, कि कितने लोग आए थे, वो लाखों लोग आए थे, सबका वेट बताओगे? हाँ मान लिया अगर मैं खाली वेला हूं तो, तो बता दूंगा। अच्छा फिर चलो ठीक है, मैंने बताया तुम्हें, ठीक है ना? अब तुम बोलोगे बताओ इसका क्या कंक्लूजन निकला, इससे क्या पता चला, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बताओ, मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, किस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बताओ, तो आप बताओ ना मुझे, इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली है आपको? नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि मोदी जी की रैली में आने वाले जो लोग थे, उनका ऑन एन एवरेज वेट कितना था, उनका ऑन एन एवरेज वेट 57 केजी था। कितना था? 57 केजी था। तो इससे कुछ जनरलाइजेशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझा क्या आपको? तो ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उनको सिंप्लीफाई करती है। क्या करती है? सिंप्लीफाई करती है। अब बहुत सारे नंबर दे दिए, बताओ जिनके बीच में क्या कनेक्शन है, बताओ कैसे बता दे कनेक्शन क्या है? लेकिन जब सिंगुलर सेंस में उसमें एक मेथड लगाओगे, उसमें टेक्निक लगाओगे, किसकी? कोरिलेशन की। जो किसने दी है? या तो कार्ल पियर्सन ने या स्पीयरमैन ने। ये बातें तुम्हें अभी समझ में आ रही है? अगर मैं शुरू में बताता तुम अपना सर पकड़ लेते और मेरा सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते कि ये तुम कह क्या रहे हो, ठीक है ना? ये अब तुम्हें इसलिए समझ में आ रही है, तुम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए हो, ठीक है? तो अब वो जो डेटा है उसमें कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अब वो जो टिपिकल डेटा था इतना सारा, उसको हमने एक नंबर में बोल दिया, प्लस की 0.91 है, क्या है? और उससे बता सकते हैं हम, देखो कितना क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स डेटा क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा। कह रहे बहुत मुश्किल काम है समझना और कंक्लूड करना, या ये भी बोल सकते हो समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम है एक ह्यूज डेटा को, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। लेकिन अगर उसमें कुछ आपने क्या लगा दी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा दी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेटा एक सिंगल नंबर आ जाएगा। उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना, वो बहुत आसान है। तो वही बोल रहा है, स्टैटिस्टिकल मेथड ट्राई टू प्रेजेंट द ग्रेट मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक मीन, मीडियन, कोरिलेशन, ग्राफ्स एक्सेट्रा मेक कॉम्प्लेक्स डेटा इंटेलिजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल इन शॉर्ट पीरियड एंड इन अ बेटर वे। उनसे मतलब वही बोल रहा है कि वो टेक्निक्स लगा करके हम चीजों को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? आज के लिए बच्चों इतने रखे, टाइम हो गया, बीच में छोड़ना पड़ेगा टॉपिक। वैसे तो मतलब शुरुआत नहीं कराने वाला था मैं, लेकिन फिर भी सोचा कि हाँ 10-15 मिनट क्यों वेस्ट करें, ठीक है ना? नेक्स्ट रह गई बच्चों हमारी ये 3-4 हेडिंग रह गई, कल ये हो जाएगा, है ना? ये हम क्या पढ़े, इसका स्कोप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप पढ़ रहे हैं। और बस फिर उसकी क्या पढ़ेंगे, इंपोर्टेंस पढ़ेंगे, कल इस इंपोर्टेंस इसकी चालू हो जाएगी। और बस एक टॉपिक और है, बाद में इतनी इज्जत फरमाई ना हमने इसको, है ना, फिर इसे नीचे उतारेंगे, है ना, इसकी लिमिटेशन भी बताएंगे, कमी भी बताएंगे, और बस उसके बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर पूरा हो जाएगा। मतलब परसों हो जाएगा चैप्टर पूरा। मैंने बोला था आपको कि 4 क्लास लगेगी इसमें, आज दूसरी क्लास है, 2 क्लास और लगेगी, चैप्टर ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।